गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपकी लेसन 1 क्लास 9th हिस्ट्री का 4th टॉपिक है, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन। जो लेडीज़ हैं उन्होंने भी जो रिवॉल्यूशन चाहती थी, रिवॉल्यूशन उनके क्या काम किया था, ये सब आपने इस टॉपिक में पढ़ना है। देखिए स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो लेडीज़ हैं वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था उन्होंने। जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हुए थे वो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, उसमें लेडीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो हर एक काम में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। जो गवर्नमेंट के अंदर जो चेंजेस होते उसमें वो काम करती थी। जो थर्ड स्टेट की जो वुमेंस हैं वो बहुत वर्क हार्ड थी। वो बाहर काम करने जाती थी, चाहे वो शॉपकीपर के रूप में हो, चाहे वो किसी के घर सर्वेंट के। जो वहाँ पर जो रिच फैमिली के जो लोग थे उन घरों में जाकर वो नौकर मतलब काम करती थी, उनका मेड के रूप में काम करती थी। उनको बच्चों को संभालना, सब्जियां वगैरह बेचना, ऐसे बहुत सारे काम करती थी। इसके साथ साथ जब जेंट्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह को छोड़कर वॉर के लिए चले गए थे, तभी भी जो डोमेस्टिक वुमेन्स हैं उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वहाँ पर जो लेडीज़ हैं उनको एजुकेशन का राइट नहीं था। ओनली जो रिच फैमिली की जो लड़कियाँ थीं उनको ही एजुकेशन का राइट था, और वो भी कॉन्वेंट जो वहाँ पे एजुकेशन सेंटर था उसमें जाकर पढ़ती थी। और उसके बाद उन लड़कियों को उनकी फैमिलीज़ की परमिशन के बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से, उनको शादी का राइट नहीं था, किसी भी प्रकार के राइट्स को वुमेंस को नहीं थे। यहाँ तक कि उनके जो उसके अलावा जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी उनका काम केवल था अपने बच्चों को पालना, खाना बनाना, बाहर से सामान वगैरह लेके आना, अपने बच्चों की देखभाल करना। और वो बाहर अगर काम भी करती थी तो भी उनको जो वेजेस प्रोवाइड किए जाते थे वो वेजेस कंपेयर टू जेंट्स कम होते थे। तो इन सब रीजंस की वजह से जो लेडीज़ हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी अब क्या बनाएंगी, अपने पॉलिटिकल क्लब बनाएंगी और न्यूज़पेपर वगैरह भी वो पब्लिश करेंगी, ताकि लोगों को पता चले कि लेडीज़ के साथ क्या क्या हो रहा है और उनको भी फेवर मिलना चाहिए। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उस समय जो लेडीज़ ने किया है, अप्रॉक्सीमेटली जो 60 वुमेन क्लब बनाए, जो वहाँ पर अलग अलग वे में बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए। लेकिन जो फेमस जो था वुमेन का जो पॉलिटिकल ग्रुप था वो सोसाइटी और रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ये सबसे फेमस जो क्लब था, इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इस जो क्लब है उसकी जो मेन डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि जो वुमेन्स हैं उनको क्या चाहिए, अपना इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि 1791 में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पैसिव सिटीज़न कहा गया था। वहाँ अब यहाँ पे एक टॉपिक बनता है, पैसिव सिटीज़न क्या होते हैं, और एक यहाँ पे दिखाया था एक्टिव सिटीज़न। देखो जिसके पास जो भी एक्टिव रूप से अपने जितने भी वर्क है उसमें प्रोसेसिंग काम कर सकता है, जैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, लॉ में इंटरफेयर करना, सारे राइट्स वगैरह होना, तो वो तो एक्टिव सिटीज़न आ जाता है। और जिनके पास ये राइट्स नहीं होते वो क्या कहलाता है, पैसिव सिटीज़न कहलाता है। तो 1971 का जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ था उसमें वुमेंस को, स्पेशली थर्ड स्टेट की वुमेंस को पैसिव सिटीज़न के नाम से जाना जाता था, जिसकी वजह से भी वो लोग डिसअपॉइंटेड थी। उनकी जो मेन डिमांड थी वो थे राइट टू वोट, उनको भी राइट टू वोट चाहिए था जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह थे उसके अंदर। और वो ये चाहती थी जो नया गवर्नमेंट बने वो उनको ये राइट दे, और ऐसा हुआ भी। जो न्यू गवर्नमेंट रिवॉल्यूशंस हुए उसके बाद में जो न्यू गवर्नमेंट आई उसने ये डिसाइड किया कि उनको राइट टू वोट दिया जाएगा, और जितने भी पॉलिटिकल वे हैं उसके अंदर उनको इक्वल राइट दी जाएगी। मैरिज का उनके पास राइट होगा, ऑफिशियल रूप से इसको लॉ बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये रहे हैं कि डिवोर्स है उसको भी क्या लीगल बनाया जाएगा। यानी कि आप अपने अगर आपको कोई भी अब मैरिज से रिलेटेड काम करना है तो आपको इस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जैसे प्रेजेंट में होता है। आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पेरेंट्स को जो अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि शादी करने के लिए पेरेंट्स उनकी परमिशन का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। बट अब न्यू लॉ के बाद में उनको भी परमिशन की ज़रूरत होती थी, उनकी मर्ज़ी से ही शादी की जाती थी। इसके साथ साथ उन्हें ट्रेंड्स में, जॉब में, और यानी कि जो छोटे मोटे बिजनेस करने की सारे राइट्स मिल गए थे।
फिर ये कह रहे हैं कि जब उस समय रिजिम ऑफ टेरर जो आतंक का राज था, जब उस टाइम पीरियड में जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने लेडीज़ को किसी प्रकार के भी राइट नहीं दिए थे। जितने भी वुमेंस क्लब्स थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं दी गई थी। इसके साथ साथ जो वुमेंस होती थी उनको काफ़ी सारी वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया और काफ़ी सारी वुमेंस को क्या कर लिया गया था, एग्जीक्यूटेड, फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे चेंज आने लग गए थे। जो वुमेंस के मूवमेंट्स की वजह से वहाँ पे उनको राइट मिला, उनको इक्वल वेजेस भी मिलने लग गए, ठीक है। और जिसकी वजह से जो वुमेंस हैं उनको भी अब बहुत इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। इसकी वजह से बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड के अंदर, उन जो कंट्रीज़ के अंदर भी मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये जो इनका जो है ये सारा कम टू हैंड, देखिए क्या लिखा हुआ है, वुमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू आउट द नेक्स्ट 200 ईयर इन मैनी कंट्रीज फॉर द वर्ल्ड। ये इन राइट्स के लिए लेडीज़ ने 200 ईयर से ही क्या किया था, अपने स्ट्रगल्स वगैरह किए थे। ये केवल फ्रांस में ही नहीं हो रहा था, ये वर्ल्ड में बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ उसमें हो रहा था, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट। तो लेकिन फाइनली जो लेडीज़ हैं उनको भी क्या मिला था, 1946 के अंदर फ्रांस के अंदर भी उनको राइट टू सफरेज का राइट मिल गया था। वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक्टिवेट कर सकती थी, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती थी, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती थी। इस यानी कि इस पूरे टॉपिक के अंदर जो लेडीज़ है आपको उसके बारे में पता गया है कि कैसे उन्होंने क्लब बनाए, कैसे उन्होंने रिवॉल्यूशन किए। अब उसके बाद में लेडीज़ के इन सारे काम की वजह से उन्हें लिटरेसी, जैसे कि हम इंडिया के अंदर भारत माता को एक इमेज के रूप में शो करते हैं क्योंकि वो भारत माता क्या किसी अकेले की नहीं है, वैसे ही वहाँ पे भी लेडीज़ को क्या गया था, लिटरेसी के रूप में एक नेशनल सिंबल के रूप में दिखाया जाने लगा था। तो ये सब क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस। क्लियर हो गया। अब देखिए आपका 5th टॉपिक है द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि अब किसका, पहले हमने किसको किया, वुमेंस के रिवॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड बात की थी। अब आपका जो टॉपिक है वो स्लेवरी से रिलेटेड, स्लेव यानी दास होता है, यानी कि देखिए अब कोई किसी को गुलाम बनाएगा तो उसको क्या चाहिए, मार्केट वगैरह के लिए उसको दास भी बनाने पड़ेंगे, अपने बिजनेस के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए। सब ये चाहते हैं कि उन्हें लो वेजेस के ऊपर काम करने के लिए लेबर मिल जाए। और ये सब कहाँ से पॉसिबल है, जब किसी वो रिच कंट्री को अपने अंडर करेगा। तो ये सारा काम किसने, ये सब होने लग गया था। जोकोबिन जो क्लब है, उस जोकोबिन क्लब के द्वारा ही जो स्लेव प्रोसेस है उसको क्या किया, अबलाइज करना शुरू हो चुका था। मार्टिनिक, गॉडलोप, सैन डोमिनो, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने कैरिबियाई जो कंट्रीज़ वगैरह होते हैं, कॉनिकल कंट्रीज़, उनसे शुगर, टबैको, इंडिको, कॉफ़ी प्रोडक्ट इनको क्या करते थे, इंपोर्ट करने का काम करते थे। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये 3 वो कंट्रीज़ थे जिन तीनों कंट्रीज़ में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ट्रेड पॉसिबल था, यानी कि ये आपस में क्या करते थे, आपस में जो लेबर्स हैं उनको क्या करते थे, ट्रेड के रूप में यूज़ किया करते थे। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये 1 वर्ड का क्वेश्चन भी है, इन तीनों के बीच में क्या था, ट्रायंगुलर ट्रेड था स्लेव का। ये जो स्लेव सिस्टम है, ये जो स्टार्टिंग है वो अभी 17th सेंचुरी के आसपास हुआ था। यहाँ पे 2 फेमस पोर्ट थे, बोर्ड्रेक्स एंड नॉर्थे। इन दोनों पोर्ट के द्वारा शिप से क्या करते थे, जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ से स्लेव को बेचा भी जाता था और ख़रीदा भी जाता था। इसका मेन रीज़न क्या था कि ये जो पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट के द्वारा एक तो ये कोस्टल एरिया के ऊपर थे, तो जिसकी वजह से जो दूर के देशों से 3-3, 4-4 दिन बड़े बड़े शिप के ऊपर जो लोग हैं, स्पेशली जो लेबर्स हैं जिनको दास बनाने के लिए, स्लेव बनाने के लिए लाया जाता था, उन सारे लोगों को जिस अफ्रीका, अमेरिका, जिन कंट्रीज़ को भी लेबर की ज़रूरत होती वो उनसे ले लेता था, और जिनको जो लेके आते थे वो उनको बेच देते थे, जिसकी वजह से इनको जिन भी प्रोडक्ट की नीड होती थी बदले में ये ले सकते थे, क्योंकि इतने जो इनकी डिमांड है वो फुलफ़िल केवल लेबर के द्वारा ही की जा सकती थी। इतने पैसे, इतना गोल्ड इनके पास पॉसिबल नहीं था, तो जिसकी वजह से इनसे ही अपनी नीड को फुलफ़िल करते अटलांटिक ओशन को पार करके ये जितने भी स्लेव्स हैं वो कैरिबियन कंट्रीज़ को भेजे जाते थे। वहाँ पर जो प्लांटेशन वर्कर हैं वो इनको
बेचते थे, उनको ले जाने का जो प्रोसेस था एक शिप के अंदर, जैसे कि हम जानवर को सप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही सप्लाई की जाती थी। और इसका मेन रीज़न क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो कॉफ़ी, शुगर्स, इंडिको, इन सब की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और इन सब के लिए क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। और स्किल्ड लेबर कहाँ से मिलेगा, जो कंट्रीज़ बहुत बैकवर्ड होगा उस कंट्रीज से ही वो लोग क्या करते थे, जहाँ पर लोगों के पास अपने लिए कोई जॉब वगैरह अवेलेबल नहीं होगी, ऐसे एरिया से वो लोग क्या करते थे, उनको लेकर आते थे और उन कंट्रीज़ को बेच दिया करते थे। और जिसकी वजह से ये बॉर्ड्रैक्स और नॉर्थ जो पोर्ट थे ये धीरे धीरे क्या बनते गए, वेल डेवलप बनते गए, एक सिटी के रूप में कन्वर्ट होते चले गए। जो 18 सेंचुरी तक जो फ्रांस है उसके अंदर जो स्लेव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, बट धीरे धीरे जो नेशनल असेंबली है उसने इस टॉपिक के ऊपर बात भी की। स्लेव का जो ट्रेड होता था उसको बंद करने की कोशिश भी की, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको स्लेव की ज़रूरत होती थी, जो ट्रेडर्स थे जो स्लेव को ट्रेड करते थे, वो इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो उनको चीप रेट के ऊपर लेबर प्रोवाइड नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन 1794 के अंदर कन्वेंशन में एक लॉ बनाया गया, जिस लॉ के द्वारा फ्रांस में इस बात को मान लिया गया और जिसके बाद में वहाँ से जो स्लेव प्रोसेस ट्रेड है उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में 10 ईयर के बाद में जब नेपोलियन ने फ्रांस के ऊपर अपना कंट्रोल किया तो फिर से उसने किसको स्टार्ट कर दिया, स्लेव ट्रेड को वापस से स्टार्ट कर दिया गया, ताकि जो प्लांटेशन ऑनर हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और वो लोग इन स्लेव को विदाउट किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए इजीली परचेज कर सकें। और लास्ट में 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर जो स्लेव सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, क्योंकि 1815 के अंदर तो नेपोलियन डिफीट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए ये लोग क्या करते थे, स्लेव बनाने के जिन लोगों को लेके आते थे वो अफ्रीकन निग्रोज होते थे। अफ्रीकन जो निग्रोज होते हैं ये लोग ब्लैक होते हैं और ये जो ट्रॉपिकल जो एरियाज़ है वहाँ पर मिलते हैं। और इनकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी बैकवर्ड होती है कि इन लोगों को चीप रेट के ऊपर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो इनका ट्रेड करना बहुत इजी होता है। जो अफ्रीकन जो निग्रोज हैं उनको के ट्रेड के रूप में मैक्सिमम यूज़ किया जाता था। तो इस टॉपिक में पूरा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ कि कहाँ क्या स्लेव क्यों किए जाते थे और लास्ट में जो स्लेव है वो क्यों बंद कर दिया गया था। ये कब हुआ था, फ्रांस के अंदर 1848 के अंदर। ठीक है, अब देखिए दो टॉपिक यहाँ पे इन पॉइंट्स को समझाया भी गया है। अब आपका जो 6 टॉपिक है इसी से रिलेटेड, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब रिवॉल्यूशन हो चुका है, अब उसका एवरीडे की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए रिवॉल्यूशन होने के बाद में जो एवरीडे की लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे चेंज आते थे, मैन में, वुमेन्स के अंदर। ठीक है, वो सब लिबर्टी, इक्वालिटी इन सब को समझने लग जाते हैं। वहाँ फ्रांस के अंदर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ा कि जब बेस्टिन का जो किला था जो गर्मियों के अंदर जब उसको स्टॉर्म किया गया था, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद में एक लॉ था, अबोलाइजेशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब यह होता है कि जो हम न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए हमें वहाँ के राजा की इन सब की परमिशन लेनी होती है। इससे परमिशन लेनी होती है, उनकी परमिशन के बिना हम कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, और उनकी परमिशन लेंगे तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, अगर हम उनके अगेंस्ट कोई भी चीज़ को प्रिंट करेंगे, छापेंगे, तो वो क्या लोग इस बात को मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सेंसरशिप हम उनकी परमिशन से ही करना पड़ता था। लेकिन बाद में रिवॉल्यूशन वगैरह होने के बाद में जो सेंसरशिप है उसको ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद में हम लोग अपनी मर्ज़ी से न्यूज़पेपर वगैरह बना और छाप सकते थे। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या बताया गया है, एबोलाइजेशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, अब देखिए आपका अब कंक्लूजन क्या निकला। देखो इस पूरे लेसन का कि सबसे पहले 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आया। उसने क्या किया कि जितना भी फ्रांस एम्पायर है उसको अपने हैंड ओवर किया। लोगों ने ये सोचा कि वो बहुत अच्छा है,
ठीक है। उसने सारे मॉडलाइज़ किए थे यूरोप के अंदर, जितने भी मॉडल सिस्टम थे, मेजरमेंट की यूनिट, इक्वालिटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूनिफॉर्म वगैरह देना, ये सब बिकॉज ऑफ ओनली नेपोलियन के आने के बाद हुआ था। तो पहले तो सबने नेपोलियन का फेवर किया, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को ये पता चला कि नेपोलियन है वो अपनी आर्मी फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए फोर्सफुली लोगों को आर्मी में ज्वाइन कर रहा है, जिसकी मर्ज़ी नहीं होती उसको भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग नेपोलियन के अगेंस्ट होने लग गए थे। और फाइनली जो 1815 के अंदर वाटरलू का जो वॉर हुई थी उसके अंदर नेपोलियन डिफीटेड हो गया